आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक लूप है। ठीक है, ये लूप किस तरीके से रखा हुआ है, तो इस लूप का जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लूप को जैसे एक चूड़ी मान लीजिए, चूड़ी समझ रहे हैं ना, कंगन, बैंगल। हाँ, तो ये जो बैंगल समझते हैं, तो उस चूड़ी को जो है अपने प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर रखिए। ठीक है, अब जो सिचुएशन बन रही है वही है ये। मेरी बात समझिएगा कि इस लूप का जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ पेपर के डायरेक्शन में होता तो हम लूप ऐसा ड्रॉ करते हैं, जैसे कि चूड़ी को रख दिया गया है, लूप को रख दिया गया है पेपर पर, ऐसा ड्रॉ करते। लेकिन हम ऐसा ड्रॉ नहीं किए हैं, हम थोड़ा सा 3D दिखाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये इस लूप की एक्सेस है और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये मैं मान लेता हूं, ये सेंटर है O। ठीक है, और इस एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस लूप का जो रेडियस है वो है A। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है I इस तरीके से। ठीक है, ऐसे I करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए, अगर आपको मालूम है कि अगर आपको पूरे लूप की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक करंट एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा। ठीक है, हम यहां पर एक करंट एलिमेंट ए बी ले रहे हैं, ये जो मैंने बनाया ना मार्क, ये ए बी, जिसकी जो लेंथ है वो है डीएल लेंथ। ठीक है, और यहां पे जो करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, करंट ऐसे ऊपर जाएगा तो इस पॉइंट पे ऐसे आपकी तरफ होगा। ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इस एलिमेंट से इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो है R, और सेंटर से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो है X। ठीक, करंट एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर यानी कि R जो है, करंट एलिमेंट और R के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं थीटा। यहां पर ये एंगल है थीटा। डायग्राम थोड़ा समझिएगा आप लोग अच्छे से, बोलिए तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता दूं।
चलिए थोड़ा सा बता के फिर छोटा कर देंगे। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, ये दिख रहा है ये एंगल, ठीक है। और ये जो करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है वो आपकी तरफ है और ये एंगल थीटा है, ठीक। ये वाली लाइन जिसमें मैंने टिक किया, रेड वाली लाइन, ये तो होगी प्लेन ऑफ पेपर में। और ये जो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो होगा आपकी तरफ, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इसके बीच में जो एंगल थीटा बनेगा वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये लग नहीं रहा है 90 डिग्री, लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये एंगल जो है एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि 90 डिग्री आने वाला है। मैं यहां लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब ये ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहां लिखता हूं टेक ए स्मॉल करंट एलिमेंट at top of loop एलिमेंट ए बी मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर, एलिमेंट ए बी एट टॉप ऑफ लूप, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज कितना होगा, बायोट सेवर्ट लॉ याद करिए, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। मैं यहां पर लिख देता हूं अच्छे से, ये लिख देते हैं एज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट डीबी की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा, आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इस डीबी का डायरेक्शन कितना होगा, इस डीबी का डायरेक्शन क्या होगा ये समझिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस डीबी का डायरेक्शन को समझना। अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, आप सोचिए अपने 3D डायमेंशन में, अगर आप राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे जिसमें अंगूठा जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में और फिंगर जो है वो आर के अलोंग होगी, तो जो पाम होगा ये हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, आर के परपेंडिकुलर, मेरी बात समझना, आर के परपेंडिकुलर आएगा डीबी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से आएगा, ठीक। मैं इस एंगल को फाई लिख रहा हूं, अभी काम पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई कि आर के परपेंडिकुलर होगा डीबी वेक्टर, यहां पर इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम पॉइंट सी लिख देते हैं,
ठीक है, एंड एक्स along PC, ठीक है, ये जो डीबी वेक्टर है, ये जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, ये पीसी के अलोंग एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको जो है हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, इस डीबी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, एक इसमें और एक इसमें। ठीक, ज्योमेट्री से दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये एंगल फाई हो जाएगा। और मैंने समझाया है कि जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये हो जाएगा डीबी कॉस फाई और ये हो जाएगा डीबी साइन फाई। ठीक, अभी तक कुछ नहीं था, ट्विस्ट तो अब आएगा। ट्विस्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक और एलिमेंट लेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब उसको टॉप पर लिए थे तो इसको बॉटम में लेंगे, ए डैश बी डैश, इसकी भी लेंथ डीएल होगी। ठीक, अच्छा यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा करंट का डायरेक्शन, यहां पर इनवर्ड होगा। आप खुद सोचिए, ये आप प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड जाएगा। ठीक है, और यहां से P की पोजीशन कितनी होगी, ये पूरा डायग्राम सिमेट्री है तो ये इसकी वैल्यू भी R हो जाएगी। ठीक, और पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल है तो इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डीबी वेक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उसका भी डायरेक्शन किधर होगा, आर के परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक, और मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, सब कुछ सिमेट्री है कि नहीं है। ये यहां मैं लिख देता हूं, ड्यू टू ए डैश बी डैश, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ए बी। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस बात में कि कौन सा ए डैश बी डैश की वजह से है, कौन सा ए बी की वजह से है। ठीक, अब इसको भी जो है हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दें, एक कंपोनेंट तो इसी के लॉन्ग हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, एक्चुअल में होगा बराबर ही, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा उसका बना दिया ताकि थोड़ा दिखाई दे वो। ठीक है, और एक होगा नीचे की तरफ, ये एंगल भी होगा फाई और ये होगा डीबी कॉस फाई, और यहां पर इसकी वजह से होगा डीबी साइन फाई। ठीक, यहां डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है। इन सारी बातों को यहां पे लिखना पड़ेगा, चलिए लिखा जाए। नाउ टेक another element a dash b dash at bottom of loop, due to symmetry it also produce magnetic field
dB, इसका नाम D लिख देते हैं, along PD, P से D की तरफ, ठीक है, as shown in figure. ठीक, now resolve dB vector into components, into perpendicular components. Components. We can see कोसाइन कंपोनेंट, कोसाइन का मतलब कॉस होता है, ठीक है, शॉर्टकट में कोसाइन को कॉस लिखा जाता है. वी कैन सी कोसाइन कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट so they will cancel out each other. Each other. And साइन कंपोनेंट, साइन को शॉर्टकट में SIN लिखते हैं, एंड साइन कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन में है तो एड अप हो जाता है, आर इन सेम डायरेक्शन सो दे विल एड अप. ठीक है, हेंस net magnetic field due to pair of element equal to 2 dB sin phi. जैसे sin phi और sin phi जुड़ जाएगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 dB sin phi. किसकी वजह से, ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है पेयर ऑफ एलिमेंट. इन दोनों पेयर को मिला करके 2 dB sin phi है, ठीक है. तो एक की वजह से कितना होगा, therefore total magnetic field पहले समझो कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 dB sin phi है नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB sin phi होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे dB sin phi, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. ठीक, अब dB की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं. पुट फ्रॉम 1 क्या था वहां पे,
डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना, एक बार चेक कर लीजिए। देखिए यही तो है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, एक काम और कर लीजिए, यह लगे हाथ, यहां पे साइन फाई का वैल्यू निकाल लीजिए डायग्राम से। ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, ऊपर वाला ट्रायंगल बनाया है मैंने, मैं मार्क कर देता हूं एक बार। ये जो ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो साइन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फाई के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, वो है ए, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है आर। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन आर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइन फाई की जगह पे ए अपॉन आर। फ्रॉम फिगर। ठीक, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। चलिए अब जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया। ए भी तो कांस्टेंट है, लूप का रेडियस। आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, ये भी बाहर हो गया। अच्छा, देखा जाए आर क्या कांस्टेंट है। देखो आप सोचो कि अगर ये जो डीएल एलिमेंट है ये अलग अलग जगह पर लेंगे तो क्या आर की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि ये कोन की तरह बनेगा ना, एक कोन की तरह बनेगा, तो आर की वैल्यू जो है वो नहीं बदलेगी। तो यहां पे आर स्क्वायर और आर मींस आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कौन, सिर्फ डीएल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए। देखिए दो चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ये डीएल एलिमेंट क्या है, इस सर्कुलर लूप का एक छोटा सा पार्ट है, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस समेशन, मतलब कॉन्टिन्यूअस सबको जोड़ दीजिए। तो अगर छोटे छोटे सारे पार्ट्स को जोड़ देंगे तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस तो मिलेगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा वो होगा 2 पाई ए सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप। ठीक, दूसरी बात, आर की जो वैल्यू होगी, अगर इस डायग्राम से आप कैलकुलेट करिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू आएगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। पाइथागोरस साहब को याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2 पावर, तो एक्स स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब अगर आर क्यूब कर देंगे हम लोग तो ये, अब ये भी मैं मुझे ही बताना पड़ेगा क्या, आर क्यूब अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/2 के पावर 3 रखेंगे तो आएगा 3/2। इतना तो मैथमेटिक्स समझ रहे होंगे। तो उसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई ए। ठीक है, ठीक, इसको अब थोड़ा सा और सुंदर देखिए, हम लिख रहे हैं म्यू नॉट इक्वल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं 4 पाई कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि चलिए 2 पाई है तो 4 पाई कैंसिल आउट कर दें। आप चूंकि इसकी वैल्यू जानते हैं ना, जब वैल्यू जानते हैं तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आई 2 पाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा और सुंदर लिखना चाहते हैं, 2 आई पाई ए स्क्वायर। आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया मैंने। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है पाई ए स्क्वायर, वो एक्चुअल में क्या है, एरिया ऑफ लूप है क्या। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको एरिया ऑफ लूप दिया होगा तो डायरेक्टली उसकी जगह पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और किसके अलोंग एक्ट करेगा, एक्ट्स अलोंग एक्सिस ऑफ लूप आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड तो डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन कैसे लिया गया है, तो बस मैंने लिख दिया एक्स अलोंग एक्सिस ऑफ लूप, उसी की तरफ बाहर की तरफ है ना, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे जो है। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर अब कंडीशंस आएगी, इफ लूप हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जैसे एक बार नहीं, n बार जो है, 10 बार 20 बार उस लूप को लपेट दिया गया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n टाइम्स हो जाएगा। तब वहां b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n 2 आई पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 लिख देता हूं, ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। अब एक और चीज, इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें फिर समझाते हैं। यहां पे एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। चलो ठीक, स्पेशल केस, if point P lies at center of coil, then magnetic field at center of coil magnetic field at center of coil चलो अब यहां देखो, इस डायग्राम में अगर ये पॉइंट P जो है कूद करके O पर आ जाए, ठीक है, तो X की वैल्यू क्या होगी। अगर पॉइंट P जो है सेंटर पर आ जाए तो X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां लिखेंगे देन X इक्वल टू 0, पुट इन 2, 2 में पुट कर दीजिए, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या मैं B नॉट लिख रहा हूं, क्यों, सेंटर पे निकाल रहे हैं इसलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i पाई ए स्क्वायर अपॉन, देखिए x 0 हो जाएगा तो a स्क्वायर के पावर 3/2, तो 2 कट जाएगा, a क्यूब बचेगा, तो a क्यूब बचेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ले देकर के क्या बचेगा, b नॉट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई अपॉन a। ठीक है, किसी को अच्छा ना लग रहा हो तो पाई पाई और 2 भी कैंसिल आउट कर लीजिएगा, वो आपकी बात है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, ठीक। अब यहां लिखते हैं फॉर n टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएगा तो क्या होगा, यही चीज n टाइम्स हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट n आई हो जाएगा अपॉन 2a। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 5। ठीक, तो ये हम लोगों ने सारा कैलकुलेट कर लिया कि सेंटर पे कितना होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो कितना होगा, एक्सिस पर कितना आएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट डेट पर मैं आप लोगों को बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये तो मैंने अभी बता ही दिया, दोबारा क्या बताऊंगा। मैं आप लोगों को एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बताऊंगा इस पे, जिसमें अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसका रोल प्ले ठीक वैसा ही है जैसा कि गॉस लॉ का था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।